नमस्कार दोस्तों, मैं वी.एस. ठाकुर आपका एमपी की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम एमपी के प्राचीन इतिहास का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में म्यूजिक प्रॉब्लम हो गया था, तो वो मैं एक बार फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 3 में हम वाकाटक वंश पढ़ेंगे और गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ये दो वंश ही जानेंगे जो एमपी में थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिवा मेमोरियल एक न्यू प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, पीडीएफ और सीरीज की सुविधा मिलती है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और ये सीरीज से मतलब क्या है, तो जैसे ही हम एमपी का कोर्स कंप्लीट कराएंगे तो हम एमपी के एमसीक्यू की एक सीरीज चलाएंगे जो लगभग 1 मंथ तक चलेगी। आपको आना है। यह सीरीज 6:30 बजे ऑनलाइन रहेगी, जो कि लाइव चलेगी। ठीक है, शिवा मेमोरियल पर आपको एमपीपीएससी प्री मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इसी के साथ हम वाकाटक वंश की बात करते हैं। जो वाकाटक वंश है, वाकाटक वंश की स्थापना कब हुई? 255 ईस्वी में हुई। किसने की? बिंद शक्ति ने की थी। ठीक है, जो वाकाटक वंश का मूल स्थान माना जाता है वो बुंदेलखंड माना जाता है। ठीक है, और जो वाकाटक वंश की जानकारी मिलती है कि बुंदेलखंड इसका मूल स्थान है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अजंता गुहालेख से मिलती है। एक वाकाटक शासक थे प्रवरसेन द्वितीय। इन्होंने अपनी पुत्री जो प्रवरसेन द्वितीय थे, इन्होंने अपनी राजधानी नंदीवर्मन से प्रवरपुर स्थानांतरित कर ली। और जो ये शासक थे प्रवरसेन द्वितीय, इन्होंने सेतुबद्ध नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। और एक सर्वसेन थे, सर्वसेन ने भी हरविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इतना समय में ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। क्या किया था? जो वाकाटक वंश की स्थापना है वह 255 ईसा पूर्व में बिंद शक्ति ने की थी। और जो वाकाटकों का मूल स्थान माना जाता है बुंदेलखंड माना जाता है। इसकी जानकारी अजंता गुहालेख से मिलती है। जो वाकाटक शासक थे प्रवरसेन द्वितीय, इन्होंने अपनी पुरानी राजधानी नंदीवर्धन से प्रवरपुर स्थानांतरित की। अब जो प्रवरसेन द्वितीय थे, इन्होंने सेतुबद्ध तथा सर्वसेन ने हरविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इतना सभी फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं हम आपको फैक्ट। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की? 255 ईस्वी में। ठीक है, किसने की? विंध्य शक्ति ने। किसने की? विंध्य शक्ति ने की। इनका मूल स्थान क्या माना जाता है? तो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्या माना जाता है? इनका मूल स्थान माना जाता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जो प्रवरसेन द्वितीय थे, प्रवरसेन द्वितीय ने क्या किया? प्रवरपुर को राजधानी बनाया। पहले इनकी राजधानी क्या थी? नंदीवर्धन। जो प्रवरसेन द्वितीय थे, उन्होंने क्या किया? सेतुबद्ध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। और एक और थे सर्वसेन। सर्वसेन ने क्या किया? हरविजय। ठीक है, हरविजय नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। ये सब बातें आपको वाकाटक वंश से ध्यान रखनी है। ये फैक्ट थे दोस्तों। क्या थे ये? फैक्ट। ये शुरू में जो फैक्ट हो जाते हैं ना, वो फैक्ट थे। इसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ शासकों का उल्लेख है, वो पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें देख लेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं विंध्य शक्ति। किसकी? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति कौन था? विंध्य शक्ति का जो शासनकाल माना जाता है ये 250 से 270 माना जाता है। 250 में की थी एडी। ठीक है, इसने राजधानी क्या थी? विदिशा बनाया। जो विंध्य शक्ति था, इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। तुलना किससे की जाती है? विष्णु और व इंद्र भगवान से। ठीक है, विष्णु व इंद्र भगवान से इसकी तुलना की जाती है। पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया। पूर्वी मालवा पर अधिकार कहाँ से जानकारी मिलती है? अजंता गुहालेख से। जो बिंद शक्ति था, बिंद शक्ति ने कहाँ पर अधिकार कर लिया था? विदिशा पर। माना बिंद शक्ति का माना राजधानी थी वो कहाँ थी? विदिशा। बिंद शक्ति की तुलना किससे की गई? विष्णु जी तथा इंद्र भगवान से की गई। बिंद शक्ति ने कहाँ पर अधिकार कर लिया था? पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अजंता गुहालेख से मिलती है। जो बिंद शक्ति का शासनकाल माना जाता है वो 250 से 270 एडी तक माना जाता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रवरसेन। प्रवरसेन द्वितीय नहीं दोस्तों, प्रवरसेन प्रथम की बात करते हैं।
इनका शासनकाल माना जाता है 270 से 330, ठीक है, 270 से 330 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। राजधानी इन्होंने क्या बनाया, प्रवरपुर बनाया, ठीक है, प्रवरपुर को इन्होंने क्या बनाया, राजधानी। विदिशा से स्थानांतर कर प्रवरपुर को राजधानी बनाया। यह एकमात्र सम्राट राजा था जिसने महाराजा या सम्राट की उपाधि ली, ठीक है, महाराजा या सम्राट की उपाधि ली। इसके अलावा जो इसकी शक्ति थी, इसका जो साम्राज्य था ये बुंदेलखंड से कहाँ से तक था, इसका साम्राज्य विस्तार बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक था, ठीक है, बी से बुंदेलखंड, एच से हैदराबाद, ठीक है। इसने क्या करवाया, 4 अश्वमेध व एक राजसूय यज्ञ करवाया था। जो प्रबरसेन प्रथम था इसने राजधानी क्या बनाया, प्रवरपुर को बनाया। जो इसका शासनकाल माना जाता है वो 270 से कब तक माना जाता है, 330 तक माना जाता है। इसने महाराजा या सम्राट की उपाधि ली थी। इसकी जो शक्ति है वो बुंदेलखंड से हैदराबाद तक मानी जाती है। इसने 4 अश्वमेध तथा एक राजसूय यज्ञ करवाया था, ठीक है। इतना सब जो अश्वमेध यज्ञ होता है साम्राज्य विस्तार के लिए कराया जाता है, ठीक है। इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इतना सब हमें प्रबरसेन प्रथम के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद कौन आए, रुद्रसेन प्रथम आए। कौन आए, रुद्रसेन प्रथम आए। रुद्रसेन प्रथम का शासनकाल कब से कब माना जाता है, 330 से 355 तक माना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने ये समुद्रगुप्त के अधीन शासन कर रहे थे। किसके अधीन, समुद्रगुप्त के अधीन शासन कर रहे थे। और इन्होंने वैष्णव धर्म को छोड़कर, किसको छोड़कर, वैष्णव धर्म को छोड़कर किसको अपनाया, शैव धर्म को अपनाया। जो रुद्रसेन प्रथम थे इन्होंने वैष्णव धर्म को छोड़कर शैव धर्म अपनाया था। और ये समुद्रगुप्त के अधीन शासन कर रहे थे। किसके अधीन शासन कर रहे थे, समुद्रगुप्त के अधीन शासन कर रहे थे। इनका जो शासनकाल माना जाता है वो 330 से 355 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक माना जाता है। इस वंश का प्रथम शासक कौन था, बिंदुशक्ति। द्वितीय शासक प्रबरसेन प्रथम और तृतीय शासक रुद्रसेन प्रथम हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वीसेन प्रथम, जो इस वंश के चौथे शासक थे। कौन थे, पृथ्वीसेन प्रथम, ठीक है, पृथ्वीसेन प्रथम। इनका शासनकाल 355 से लेकर 380 तक माना जाता है। बिंदुशक्ति का शासनकाल क्या था, 250 से 270। उसके बाद प्रबरसेन का शासनकाल 270 से 330 और फिर रुद्रसेन प्रथम का शासनकाल 330 से 355 और पृथ्वीसेन का शासनकाल क्या है, 355 से 380। इनके शासनकाल में क्या होगा, इन्हें युधिष्ठिर कहा गया, युधिष्ठिर की उपाधि का दी थी। जो पृथ्वीसेन थे पृथ्वीसेन प्रथम, इन्हें युधिष्ठिर कहा गया। इतना ही हमें इनके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ, इन्होंने वैष्णव धर्म से शैव धर्म अपनाया था। लेकिन रुद्रसेन द्वितीय ने क्या किया, शैव धर्म को छोड़कर क्या अपना लिया, जो उनका शासनकाल माना जाता है 380 से 385 माना जाता है। इन्होंने शैव धर्म को छोड़कर वैष्णव धर्म अपनाया था। जो रुद्रसेन प्रथम थे इन्होंने शैव धर्म अपनाया था वैष्णव धर्म को छोड़कर, ठीक है। अब जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थी, गुप्त सम्राट, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ठीक है, एक ही है। इनकी जो पुत्री थी प्रभावती का विवाह इन्हीं के साथ हुआ, ठीक है। प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ, रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। जो रुद्रसेन द्वितीय था, रुद्रसेन द्वितीय के साथ किसका विवाह हुआ, रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। इनका शासनकाल 380 से 385 माना जाता है। इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था, इन्होंने शैव धर्म को छोड़कर वैष्णव धर्म को अपनाया था। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं दिवाकर सेन। दिवाकर सेन भी ध्यान रखना आपको, इसका शासनकाल ही आपको ध्यान रखना, दिवाकर सेन। इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, 385 से लेकर 400 तक माना जाता है। इनके शासनकाल में कुछ खास नहीं हुआ। इसके बाद आते हैं दामोदर सेन। दामोदर सेन ये 400 से 440 तक शासन किया। इनके शासनकाल में क्या हुआ, इनके शासनकाल में बहुत सी चीज़ें हुई। जैसे जो प्रबरसेन द्वितीय ने, हमने बताया था प्रबरसेन द्वितीय ने फैक्ट में बताया था सेतुबद्ध लिखा था सेतुबद्ध। तो कालिदास ने क्या किया, इसमें संशोधन कर दिया। इनके शासनकाल में जो कालिदास थे इन्होंने प्रबरसेन द्वितीय द्वारा रचित सेतुबद्ध में संशोधन कर दिया। इन्होंने राजधानी क्या बनवाया, प्रवरपुर को राजधानी बनाया। किसने बनाया, दामोदर सेन ने प्रवरपुर को राजधानी बनाया। इनके जो शिलालेख मिले हैं वो बालाघाट सिवनी और छिंदवाड़ा से मिले। तो आपको BSc ध्यान रखना है, बालाघाट छिंदवाड़ा माने सिवनी और छिंदवाड़ा।
इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। क्या रखोगे तो आपको बता देते हैं। जो दामोदर सेन थे, दामोदर सेन ने 400 से 440 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने प्रवरपुर को राजधानी बनाया था। और जो प्रभासन द्वितीय ने सेतुबद्ध नामक काव्य ग्रंथ लिखा था उसको कालिदास ने संशोधित कर दिया इनके शासनकाल में। और जो इनके शिलालेख मिले हैं दामोदर सेन के वो BSc हैं। BSc से मतलब क्या है, B से बालाघाट में मिले हैं, S से सिवनी और C से छिंदवाड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम अगले शासक की बात करते हैं। इस वंश का 8वां शासक था नरेंद्र सेन। कौन था? नरेंद्र सेन। इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 440 से 460। इसने क्या किया था? कदम्ब, जो कदम्ब वंश की राजकुमारी थी अजत भट्टारिका। कौन थी? अजत भट्टारिका सिका से विवाह कर लिया। किससे विवाह किया? अजत भट्टारिका से विवाह कर लिया। किसने किया? नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन कौन थे? मकटक वंश के 8वें शासक थे जिनका शासनकाल 400 से 460 तक माना जाता है। और इन्होंने कदम वंश की राजकुमारी अजत भट्टारिका से विवाह कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वीसेन के बारे में। पृथ्वीसेन इस वंश के 9वें शासक थे। पृथ्वीसेन मैंने पहले भी पढ़ाया है कि पृथ्वीसेन प्रथम को युधिष्ठिर कहा गया था। इनका शासनकाल 355 से 380 था। लेकिन पृथ्वीसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन कौन है? द्वितीय है। इन्होंने क्या किया? इनका शासनकाल माना जाता है 460 से लेकर 480 तक। इनके शासनकाल में बालाघाट शिलालेख प्राप्त हुआ। बालाघाट से क्या प्राप्त हुआ? एक शिलालेख जिसमें इन्हें परम भागवत कहा गया, जिसमें इन्होंने क्या किया? परम भागवत की उपाधि ली। इन्होंने क्या किया? परम भागवत की उपाधि ली। जो पृथ्वीसेन द्वितीय थे इनका शासनकाल 460 से 480 माना जाता है। बालाघाट अभिलेख में इन्हें परम भागवत की उपाधि दी गई, ठीक है। ये सब बातें आपको वाकाटक वंश से ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। इतना सब अपने वाकाटक वंश के बारे में जाना है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है वाकाटक वंश के बारे में, ये कुछ उतना शक्तिशाली नहीं है, मैंने बताया था। देखो, वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में बिंदु शक्ति ने की थी, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है कि जो बिंदु शक्ति था इसने विदिशा को राजधानी बनाया। विदिशा का शासक कहा गया इसे। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। जो बिंदु शक्ति था इसने क्या किया था? पूर्वी मालवा उपाधिकार, ये भी मैंने आपको बताया था। बिंदु शक्ति का शासनकाल 250 से 270 माना जाता है। इसकी तुलना इंद्र तथा विष्णु जी से की जाती है। इसके बाद प्रवर्सन प्रथम 270 से 330 तक माना जाता है इनका शासनकाल। इन्होंने महाराजा सम्राट की उपाधि ली थी। इन्होंने 4 अश्वमेध तथा 1 राष्ट्रीय यज्ञ करवाया था। इनका जो शक्ति का विस्तार था मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको बताई। ये सब मैंने जाना अभी। उसके बाद रुद्रसेन प्रथम आए थे। रुद्रसेन प्रथम क्या था? इन्होंने वैष्णव धर्म को छोड़कर शैव धर्म अपनाया था। जो रुद्रसेन प्रथम थे इन्होंने क्या किया? वैष्णव धर्म को छोड़कर शैव धर्म को अपनाया था, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम देखते हैं तो इन्हें शांति एवं समृद्धि का काल कहा गया। इनकी तुलना युधिष्ठिर से की गई। ये सब बातें। फिर उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय, इनका विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती से इनका विवाह हो गया। फिर इन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया शैव धर्म को छोड़कर। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जो प्रभावती थी, प्रभावती के 2 पुत्र थे दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दिवाकर सेन के बारे में कुछ खास नहीं है। इनका शासनकाल 385 से 400 तक माना जाता है। उसके बाद दामोदर सेन आते हैं। दामोदर सेन ने बहुत अच्छा कार्य किया। दामोदर सेन ने सेतुबद्ध जो प्रभासन द्वितीय ने लिखा था कालिदास ने संशोधन कर दिया। और जो राजधानी इन्होंने प्रवरपुर को बनाया, जो इनके शिलालेख है BSc माना B से बालाघाट, S से सिवनी, C से छिंदवाड़ा। ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद क्या हुआ? दामोदर सेन मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद कौन आया? दामोदर सेन के बाद नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन किसका पुत्र था? दामोदर सेन का पुत्र था। इसने कदम वंश की राजकुमारी अजित भट्टारिका से विवाह कर लिया। किसने किया अजित भट्टारिका से विवाह? नरेंद्र सेन ने किया। तो जो इस वंश का कौन सा शासक था? 8वां शासक था। 440 से 460 तक का शासनकाल माना जाता है। दोस्तों 440 से 440 के बाद पृथ्वीसेन द्वितीय आया। बालाघाट अभिलेख में इसे परम भागवत की उपाधि दी गई। ये सब हमने वाकाटक वंश के बारे में जाना। ये सब एक बार आप पढ़ लेना। मैंने PDF आपको सेंड कर दिए हैं, वो टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है दोस्तों। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से वाकाटक वंश को समझाया है। इसके बाद हम बात करते हैं
जो अंत में क्या हुआ, जो वाकाटक वंश था वो वैष्णव व शैव धर्म में बट गया। जो वाकाटक वंश था यह एक ब्राह्मण धर्म था। अजंता की 16वीं 17वीं गुफा में बिहार तथा 19वीं गुफा में गुहा चित्र बनवाए। ये सब जानकारी हमें वाकाटक वंश से चलती है। हिंद एवन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हिंद एवन में मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिले, बालाघाट से मिले। इतना ही हमें हिंद एवन से ध्यान रखना है। जो मिनांडर था, मिनांडर एक हिंद एवन शासक था, इसके सिक्के कहाँ से मिले हैं, बालाघाट से मिले हैं। इसके अलावा मध्य भारत से भी इनके सिक्के मिले हैं। इतना सब हमें ध्यान रखना था। इसके बाद में बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल में बहुत कुछ हुआ। जैसे गुप्त काल में क्या होगा, जो समुद्रगुप्त का एक लेख मिलता है, ये सागर जिले में एरन नामक स्थान से मिलता है। समुद्रगुप्त का एक लेख कहाँ से मिलता है, एरन नामक स्थान से मिलता है, जो खंडित अवस्था में मिलता है, जिसमें क्या कहा गया है, एरन को एरकन कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, एरन को एरकन कहा गया है। जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिण अभियान पर था तो यह सागर होते हुए दमोह, जबलपुर, मंडला की ओर दक्षिण की ओर गया। ठीक है, अब जो विदिशा में दुर्जनपुर है, दुर्जनपुर से एक लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त शासक बना। लेकिन समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लेकिन जो दुर्जनपुर मिलता है, दुर्जनपुर लेख, उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र रामगुप्त शासक बना था। और जो एरन से प्राप्त हुए, एरन से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर गरुण व सिंह के चित्र बने हैं। और गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह कौन था, गरुण। इससे हमें पता चलता है बहुत सी जानकारियाँ। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। एरन अभिलेख से जानकारी मिलती है कि आगे के शासकों का अधिकार भी शासक पर रहा है। ठीक है, जो हूण शासक थे मेहरकुल, इन्होंने क्या किया, मंदसौर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो हूण शासक थे मेहरकुल, इन्होंने मंदसौर में क्या करवाया था, एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है, नागौ सतना। खो शिव मंदिर कहाँ पे है, नागौ सतना। तिगबा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है, जबलपुर, सिहोरा। ठीक है, अजयगढ़ का नचना कुठार पार्वती मंदिर कहाँ पर है, अजयगढ़ पन्ना में है। सांची का बौद्ध मंदिर रायसेन। बाघ की गुफाओं का चित्रांकन धार में है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है। और मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की, वत्स भट्टी ने की थी। ठीक है, और मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। मंदसौर में क्या है, सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख ही मिलेगा ना। सांची अभिलेख ये गुप्त संवत का है। यहाँ पर क्या है, जो आर्य संघ है, आर्य संघ को हरि स्वामिनी द्वारा धन दिए जाने का उल्लेख मिलता है। सांची अभिलेख में क्या मिलता है, सांची अभिलेख में आर्य संघ को हरि स्वामिनी, हरिजन के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हो कि जो हरिजन लोग थे इन्होंने आर्यों को क्या दिया, बहुत सारा धन दिया। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो सांची अभिलेख को। उस जो सुपिया है, सुपिया कहाँ पर, रीवा जिले में, तो रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से अभिलेख प्राप्त होता है। एरण, जो तोरमण की बराह प्रतिमा है, ये एरण से प्राप्त हुई है। और जो मेहरकुल का ग्वालियर अभिलेख है, हूणों की उपस्थिति दर्शाता है, ये सब एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ये सब बातें ध्यान रखनी है। अब प्रमुख पुरातात्विक स्थल की बात करते हैं जो गुप्त काल से संबंधित है। पहले हम मंदसौर की बात करते हैं तो मंदसौर यह राजपूत शासकों के समकालीन एक अभिलेख मिलता है। यहाँ गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। ग्यारस, ठीक है, ग्यारसपुर कहाँ पर है, विदिशा जिले में है। ग्यारसपुर में एक वैष्णव मंदिर का उल्लेख मिलता है। और यहाँ से एक तांबे का सिक्का मिला है जो मालवा के शासक गयासुद्दीन तुगलक का है। कसरावत कहाँ पर है, खरगोन जिले में है। और यहाँ से हमें क्या मिले हैं, बौद्धकालीन संस्कृति से जुड़े साक्ष्य मिले। सीधा आपको देखना, क्या ध्यान रखना है, बौद्धकालीन। ठीक है, कसरावत बौद्धकालीन। ग्यारसपुर से आपको क्या देखना है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था, जो मालवा का शासक था, वहाँ एक सिक्का मिला है तांबे का। और वैष्णो मंदिर का उल्लेख मिलता है, विदिशा जिले में स्थित है। मंदसौर में राजपूत शासकों के समकालीन का उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं मंदसौर से। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। महेश्वर में भी बौद्धकालीन नहीं, महेश्वर कहाँ पे, खरगोन, ये अवंती जनपद की द्वितीय राजधानी था। अवंती जनपद की पहली राजधानी क्या था, तो उज्जैनी थी। ठीक है, नवदा टोली क्या था, नवदा टोली भैया कहाँ पर है, नवदा टोली भी खरगोन में है। तो नवदा टोली की खोज किसने की, एच.डी. सांकलिया ने की। और यहाँ पर ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। नवदा टोली कहाँ पर है, नर्मदा के किनारे स्थित है। त्रिपुरी की खुदाई किसने की, डॉक्टर दीक्षित ने की। ये त्रिपुरी कहाँ पर है, जबलपुर में है। कलचुरी वंश की राजधानी रहा है।
इस स्थान पर मौर्यकालीन मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। जो त्रिपुरी है यहाँ से मौर्यकालीन मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। ये सब आपको ध्यान रखना है। इंद्रगढ़ की बात करते हैं तो इंद्रगढ़ मंदसौर में है। यहाँ पर राजपूत शासकों के अभिलेख तथा राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित शिव मंदिर के भग्न अवशेष मिलते हैं। ठीक है। जो एरण है, एरण सागर जिले में स्थित है। बीना नदी तथा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। एरण में सती का एक अभिलेख ही प्रमाण मिलता है। ठीक है। भानुगुप्त का अभिलेख भी कहा जाता है, या फिर हम कहें यहाँ पर गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु हुई थी। गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु हो गई थी, तो जो वो उसकी पत्नी थी उसने क्या अपनाया था, सती धर्म अपना लिया था। जैसे एरण का सती धर्म अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। बेसनगर विदिशा को प्राचीन काल में बेसनगर, बेलसा, महामालिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ब्राह्मण एवं जैन ग्रंथों में विदिशा का नाम बेसनगर मिलता है। इसका उत्खनन किसने किया था? डी.आर. भंडारकर ने किया था। यहाँ से क्या मिले हैं? वैष्णव धर्म से संबंधित हेलिडोरस का स्तंभ मिला है, जिसे हम खाम बाबा, जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, खाम बाबा का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है। खाम बाबा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसने हेलिडोरस ने क्या करवाया था? जो भागभद्र था, भागभद्र कौन था? शुंग वंश का 9वां शासक था। उसने क्या करवाया था विदिशा में? विदिशा में इसने क्या करवाया था? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके सामने एक गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात समझ लेते हैं दोस्तों, गुप्त काल में क्या क्या मिला हमें? गुप्त काल में एरण से क्या मिला? एरण से हमें गुप्त काल में एरण से हमें समुद्रगुप्त का एक खंडित अभिलेख मिलता है। ठीक है। जिसमें एरण को क्या कहा गया? एरिकन कहा गया। ठीक है। एरिकन कहा गया। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि दुर्जनपुर, दुर्जनपुर कहाँ पे? दुर्जनपुर समुद्रगुप्त के शासक, समुद्र माने दुर्जनपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना? उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त शासक बना। लेकिन यदि हम इसको छोड़ दें दुर्जनपुर अभिलेख को, तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे कर दिया था? बांकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था, जिसने वैष्णव धर्म अपनाया था। एरण से जो सिक्के प्राप्त हुए उन पर क्या मिला है? गरुड़ व सिंह के चित्र मिले हैं। जो माने क्या मिला है? गरुड़ व सिंह के चित्र। जो गुप्त साम्राज्य का राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ था। ठीक है। इतनी सब हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा, हमने पॉइंट देखा, चौथा पॉइंट देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसको जो 3 अभिलेख मिलते हैं वो पूर्वी मालवा से मिलते हैं। कहाँ से? पूर्वी मालवा। गुप्तकालीन सिक्के भी हमें कहाँ से मिले हैं? गुप्तकालीन सिक्के दमोह साकौर से मिले हैं। विदिशा और दमोह साकौर। साकौर कहाँ पर है? दमोह। उदयगिरी की गुफाओं का उल्लेख भी मिलता है, बाघ की गुफाओं का उल्लेख भी, तिगवा मंदिर भी, ये सभी गुप्त काल से संबंधित है। जो मेहरकुल थे हूण शासक, मेहरकुल कौन थे? हूण शासक। इन्होंने क्या करवाया था? सूर्य मंदिर। कहाँ बनवाया? सूर्य मंदिर हमें पता ही है, मंदसौर में है। मंदसौर में एक सूर्य मंदिर बनवाया। ये सब हमने जाना। उसके बाद कुछ मंदिर भी जाने, कुछ अभिलेख जाने। जैसे मंदसौर अभिलेख में क्या मिलता है? मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की? मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की। जिसमें क्या है? सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ये सब आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्थल की। जैसे हम ग्यारसपुर की बात करें, ग्यारसपुर कहाँ पे? विदिशा में है। ग्यारसपुर से हमें वैष्णो मंदिर, ग्यारसपुर से हमें क्या मिलता है? वैष्णो मंदिर। ठीक है। वैष्णो मंदिर को उल्लेख मिलता है, वैष्णो मंदिर। और क्या मिलता है ग्यारसपुर से? तांबे का सिक्का। जो किसका है? जो मालवा के शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का यह सिक्का है। ठीक है। ये तांबे का एक सिक्का प्राप्त हुआ है विदिशा से, विदिशा के ग्यारसपुर से, जो मालवा के शासक गयासुद्दीन तुगलक का है। कसरा उस समय बौद्धकालीन संस्कृति से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमने देखा इंद्रगढ़। इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ थोड़ा अच्छा लगता है, मंदसौर में है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से भैया हमें राजपूत शासक व राष्ट्रकूट के समकालीन कुछ शिव मंदिर का उल्लेख भी मिलता है इनके। और जो शिव मंदिर का उल्लेख मिलता है वो टूटा हुआ मंदिर है। ठीक है।
और जो बेसनगर है, बेसनगर की खोज किसने की थी? बेसनगर की खोज डी आर भंडारकर ने की थी। ये विदिशा का ही उपनाम है। यहाँ से हमें हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ मिलता है। और क्या? डी आर भंडारकर, ठीक है, डी आर भंडारकर ने खोज की, भंडारकर। ये सब बातें हमें गुप्त काल से ध्यान रखनी है। आज की जो हमारी क्लास थी दोस्तों वो इतनी ही थी। आज हमने क्या जाना? आज हमने बांका तक पढ़ा, बांका तक। फिर उसके बाद हमने गुप्त जाना। तो ये 2 वंश आज हमने कंप्लीट कर दिए, एक बांका तक और दूसरा गुप्त वंश। कल हम बात करेंगे चंदेल वंश, परमार वंश, ठीक है, चंदेल वंश और परमार वंश। जो हमारी क्लास रहती है दोस्तों ये रात में 8 बजे रहती है और लाइव रहती है। तो आप क्या किया करो, तो मेरी लाइव क्लास में आया करो और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता वो आप कमेंट में लिख दिया करो, या फिर आप लाइव में ही हमसे पूछ लिया करो क्वेश्चन, उसको हम अगले सेशन में क्लियर करा देंगे दोस्तों। जो भी आपको डाउट रहता है उसको अगले सेशन में क्लियर करा दिया जाएगा। दोस्तों शिवा मेमोरियल एक न्यू प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको कुछ फैकल्टीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको कुछ फैकल्टीज मिलती हैं, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, पीडीएफ और सीरीज की सुविधा मिलती है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और ये सीरीज से मतलब क्या है, तो जैसे ही मैं एमपी का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा तो एमपी के एमसीक्यू की एक सीरीज चलाऊंगा जो 1 मंथ तक चलेगी। वही आपकी क्लास 6:30 बजे रहेगी, जो डेली लाइव क्लास रहेगी। दोस्तों शिवा मेमोरियल पर आपको एमपीपीएससी प्री व मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी क्लास को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। मेरी जो लाइव क्लास रहती है एमपी हिस्ट्री की, रात में 8 बजे रहती है, तो आपको रात के 8 बजे मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करना है दोस्तों। 1 जून 2021 से डिस्कशन क्लासेस स्टार्ट हो रही, जो सुबह डेली 7 बजे रहेगी। इसमें आपको करंट अफेयर से संबंधित सभी न्यूज आएंगी जो डिस्कस करूंगा मैं। और जब भी आप मेरी क्लास में आते हो तो सबसे पहले आप हेडफोन यूज कर लिया करो। थैंक यू दोस्तों मेरी क्लास में आने के लिए। आज हमने एमपीजीके का पार्ट 3 कंप्लीट कर दिया। जो एमपी का प्राचीन इतिहास चल रहा था इसका हमने पार्ट 3 पढ़ा। पार्ट 4 हम परसों जानेंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन हम पढ़ाते हैं। एक दिन हम ट्रिक भी डालते हैं जो हम उस पर उपलब्ध करा देते हैं, यूट्यूब पर ट्रिक आ जाती हैं। तो वो भी आप ट्रिक का शॉर्ट वीडियो रहता है तो शॉर्ट वीडियो आप देख लिया करो। ट्रिकों से आपसे बहुत नॉलेज मिलता है, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों, मैं वी एस ठाकुर।